प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम सत्य के प्रयोग पाठ के प्रथम शीर्षक सभ्य पोशाक में का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं सभ्य पोशाक में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तुत पाठ जो है वह महात्मा गांधी के आत्मकथांश है, जिसमें पहला शीर्षक है सभ्य पोशाक में। आइए इसके बारे में हम जानें। गांधी जी कह रहे हैं कि अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। अन्नाहार वेजिटेरियन खाने पर, अन्न प्लस आहार, अन्न के आहार में मेरी श्रद्धा डे बाय डे, दिनों दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। गांधी जी कह रहे हैं कि जब मैंने सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी जो कि आहार के विषय में थी, उन पुस्तकों को पढ़ने से जो आहार के विषय में जानने की मेरी जो जिज्ञासा थी वो और भी बढ़ गई, तीव्र बन गई। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। इसका परिणाम यह हुआ कि जितनी भी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीदी और पढ़ डाली। उनमें हावर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में, किसकी? हावर्ड विलियम्स, अंडरलाइन कर लेना इसको, आप नोट कर लें। आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। ये कह रहे हैं कि मैंने कई पुस्तकें खरीदी और पढ़ ली। उसमें एक हावर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक थी। उसमें विविध युगों के ज्ञानियों, योगियों और पैगंबरों के आहार का, यानी कि उनके भोजन का और आहार विषय उनके विचारों का वर्णन किया गया और भोजन के विषय में उनके विचारों का वर्णन किया गया। आगे कहते हैं कि उन किताब में पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया। और उस पुस्तक को पढ़ने पर मैंने पाया कि उस पुस्तक में ईसा मसीह, पाइथागोरस आदि सबको अन्नाहारी, वेजिटेरियन सिद्ध करने का प्रयास किया। इसी क्रम में एक दूसरी पुस्तक है जो कि डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी, वह भी उन्होंने पढ़ी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। किसने? डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने। वह अपने लेखों में ये दावा करते थे कि वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। मतलब वे दवा के बदले, अगर कोई रोगी है तो उसको दवा न दिया जाए, उसके आहार में, उसके भोजन में थोड़ा बदलाव कर दे और इससे ही वह क्या करे, उस रोगी को निरोगी करने, इस पद्धति का वह समर्थन करते थे। उनका मान्यता था कि, उनकी मान्यता थी कि आहार को बदलकर हम स्वस्थ रह सकते हैं और रोगी को भी निरोगी कर सकते हैं। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की सलाह देते थे। खुद भी वेजिटेरियन थे और जो बीमार थे उनको भी यही कहते थे कि वेज भोजन करें। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। अब गांधी जी कह रहे हैं कि इन सब पुस्तकों का अध्ययन किया तो इसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे जीवन में जो भी ये प्रयोग थे आहार से संबंधित, उन्होंने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया और मैं उनको करने लगा। आरंभ में इन प्रयोग में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी। गांधी जी कह रहे हैं कि शुरुआत में इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने इसको जाना, इसके प्रयोग किए, पर बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। फिर बाद में धार्मिक दृष्टि से भी मुझे ये श्रेष्ठ बात लगी। इस बीच मेरे उन मित्रों को तो मेरी चिंता बनी ही रही। किन मित्रों को? गांधी जी कह रहे हैं कि इस बीच मैं जब अन्नाहार विषयक ज्ञान ले रहा था, उनका प्रयोग कर रहा था, इसी बीच में मेरे उन मित्रों को, कौन मित्र? वे मित्र जो गांधी जी के साथ इंग्लैंड में थे, वकालत कर रहे थे, उन मित्रों को मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा। तो उनके वो मित्र थे और जैसा कि फॉरेन कल्चर था, मांस, मदिरा आदि सबका सेवन होता था, तो उन मित्रों को उनकी चिंता थी कि अगर गांधी जी इस तरह से मांस नहीं खाएंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनको प्रोटीन विटामिन कहाँ से मिलेंगे। इतना ही नहीं, वो बेवकूफ़ कहलाएंगे और इस अंग्रेजी सभ्य समाज में घुल मिल न सकेंगे।
और इस वजह से वो अपना जो कार्य है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसी उनके मित्रों ने चिंता की। वे जानते थे कि अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें यह भी पता था कि मैं अन्नाहार से संबंधित पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, मतलब मैं भटके हुए मन वाला हो जाऊंगा। प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा कि मैं ये प्रयोग करूंगा तो मेरा जीवन यूं ही निकल जाएगा और मैं जो कार्य करने आया हूँ वो भूल जाऊंगा और केवल किताबी पंडित बनकर रह जाऊंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उनके मित्रों ने एक और कोशिश की। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता और उन्होंने उससे गांधी जी को नाटक देखने के लिए इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया। वहाँ जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉर्बन भोजन गृह में भोजन करना था। नाटक जाने से पहले वे मुझे हॉर्बन भोजन गृह में ले जाना चाहते थे, वहाँ भोजन कराना चाहते थे। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। गांधी जी कह रहे हैं इसका नाम तो था हॉर्बन भोजन गृह, पर यह एक बहुत ही विशाल भोजन गृह था, एक महल जैसा था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। गांधी जी कह रहे हैं कि जब विक्टोरिया होटल में था तब ऐसा भव्य मैंने भोजन गृह देखा था। उसके बाद ये पहला अवसर प्राप्त हुआ था कि मैं हॉर्बन भोजन गृह जैसे महल जैसे एक भोजन गृह में भोजन करने जा रहा था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। गांधी जी कह रहे थे कि विक्टोरिया होटल में जो मैंने अनुभव प्राप्त किया वो बेकार था और एक तरह से बेहोशी की स्थिति मेरी वहाँ पर थी। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहले प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो परोसने वालों को अपने पास बुलाया। तो मित्र ने सूप की एक प्लेट मंगाई और मैं परेशान हुआ कि भाई इसमें क्या है। अब मित्र से तो मैं कुछ पूछ नहीं सकता था क्योंकि वह तो पहले ही मेरी इन बातों से नाराज थे। तो मैंने परोसने वाले को ही बुलाकर पूछा। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा क्या है, व्हाट इज दिस। मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे ग्रह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। ऐसा उसके मित्र ने उनको जवाब दिया। अब मित्र के इस प्रस्ताव से गांधी जी खुश हुए। वो बोले कि मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला, अर्थात मित्र ने उसके बाद उनको उस विषय में कोई चर्चा नहीं की। मेरे पास तो करने को था ही क्या, लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। गांधी जी कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ये अंतिम मित्र युद्ध था। मित्र युद्ध था मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, एक तरह से एक दूसरे को प्रेरित करने की यह आखिरी प्रयास था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। मैं जानता था कि उन्होंने ये सब प्रयास मेरे हित के लिए ही किए थे, प्रेमवश ही किए थे, दुर्भाव से नहीं किए थे। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार से अन्य तरीके से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं अब दूसरे तरीके सीखूंगा सभ्य बनने के, जिससे कि मैं अंग्रेजी समाज में मिल सकूं और मेरी जो ये अन्नाहार की जो वेजिटेरियन की जो कमी है वो मैं छुपा सकूं। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। गांधी जी कह रहे हैं इस प्रकार मैंने सभ्य बनने के लिए अपनी योग्यता से भिन्न और छिछला हल्का रास्ता अपनाया। विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे। इस विचार से अब गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए क्या क्या प्रयास किए, तो इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलाए कि भाई मैं तो विलायती था, भारत से गया था और मेरे पास बम्बई के सिले हुए कटे फटे कपड़े थे, तो शायद वो इस उन्नत समाज में सभ्य समाज में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने क्या किया, आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलाए। इतना नहीं, 19 शिलिंग की, शिलिंग एक मुद्रा है, उस जमाने के लिहाज से तो ये कीमत बहुत ही कही जाएगी,
चिमनी टोपी सिर पर पहनी। एक चिमनी टोपी, तीखी टोपी खरीदी, शायद उस समय उसका प्रचलन ज़्यादा था, तो उसको खरीदा और सभ्य दिखने की कोशिश की। आगे कहते हैं, इतने से संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। कि भाई इतना भी मैं नहीं माना, तो एक बॉन्ड स्ट्रीट में जहां पर फैशनेबल कपड़े सिले जाते थे, वहां पर 10 पाउंड पर बत्ती रखकर, अर्थात 10 पाउंड रुपया खर्च कर शाम की पोशाक सिलवाई, अर्थात नाइट क्लब, इवनिंग क्लब में जाने की पोशाक बनवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई, और वह मिल भी गई। बंदी बंदाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था। गांधी जी कह रहे हैं कि उस समय रेडीमेड टाई पहनना शिष्टाचार में नहीं गिना जाता था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की, इसलिए टाई बांधने की कला मैंने हाथों से सीखी। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। वो कह रहे हैं कि देश में तो आईना जब कभी हजामत बनाने जाते थे, सैलून पे जाते थे, तब देखने को मिलता था, पर यहाँ तो सभ्य बनने के चक्कर में मैं प्रतिदिन टाई बांधने में, बालों को संवारने में 10 मिनट बर्बाद करता था। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश, आप झाड़ू ही समझिए, के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था, और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। पर टीम टाम ही काफी न थी। गांधी जी कह रहे कि इतने जो प्रयास थे वही पर्याप्त नहीं थे, इतना आकर्षण ही पर्याप्त नहीं था। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था, कि केवल अच्छे कपड़े पहनने से कोई सभ्य थोड़ी बन सकता है। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और इन्हें सीखना चाहता था, इस कारण मैंने अन्य गुणों को सीखना चाहा। सभ्य पुरुष को क्या बाहरी गुण थे कि सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी, इसलिए गांधी जी ने सोचा कि मुझे सभ्य बनने के लिए फ्रेंच सीखनी चाहिए। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे, अर्थात 6 लेसन सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में ना आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वो बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था, अर्थात न जानने योग्य था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ कि चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यूं बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। वायोलिन बजाना तो सीख लूं, तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बैल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पीठ का एक भाषण शुरू किया। इन बैल साहब ने मेरे कान में घंटी बैल बजाई। मैं जागा, अर्थात मुझे एहसास हुआ कि क्या एहसास हुआ कि मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूंगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ देना चाहिए। फिर बेल साहब की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी और उससे पढ़ी, उसमें पीठ का भाषण शुरू किया। तो उस बेल साहब की पुस्तक से गांधी जी को एहसास हुआ कि मैं यहाँ क्यों और क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि मुझे कौन सा इंग्लैंड में रहना है, लच्छेदार भाषण सीख कर मैं क्या करूँगा, वायलिन तो देश में भी बन सीखा जा सकता है। इस तरह उन्होंने ये निश्चय किया कि अगर मैं अच्छे आचरण के द्वारा सभ्य कहला जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये सभ्य बनने का जो लोभ है उसे छोड़ देना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपर्युक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। मतलब उपयुक्त विचारों वाला एक पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया।
उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके, बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। इस प्रकार सभ्य बनने की मेरी ये सनक लगभग 3 महीने चली। पोशाक की टिमटाम तो बरसों चली, अर्थात अच्छे कपड़े पहनने का शौक तो काफ़ी समय तक रहा। पर अब मैं विद्यार्थी बन गया, अर्थात अब मैंने विद्यार्थी के धर्म को, कर्तव्य को, विद्यार्थी जीवन या विद्यार्थी काल के उपयोग को भली भांति जान लिया था। इस प्रकार गांधी जी ने हमें इस सभ्य पोशाक में अंश से यह शिक्षा दी है कि विद्यार्थी को कभी भी बाहरी दिखावट में या छद्म आकर्षण की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। उसे अपना पूरा समय अपने पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन में ही रहना चाहिए और इस प्रकार उसे अपने भावी जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि आपने इस सभ्य पोशाक के अंश को भली भांति जान लिया होगा और अब मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रेषित करूंगा और मुझे आशा है कि आप उसको भली भांति कर पाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और अगले अंक में हम इसके 2 पार्ट और हैं, उसे भी पढ़ेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण।